नमस्कार विद्यार्थियों। हम मौर्य राज्य प्रशासन के बारे में जान रहे थे और मौर्य राज्य प्रशासन के अंतर्गत हमने चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंध पढ़ा। इसके अंतर्गत हमने केंद्रीय प्रशासन को, राजा एवं मंत्री परिषद के बारे में जाना और विशेष रूप से जो हमने 18 तीर्थ थे, अन्य जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कर्मांतिक तक पढ़ लिया था। इसके बाद हम जो अगला जो 18 प्रमुख जो तीर्थ है उसमें जो प्रमुख मंत्री है उसके बारे में मंत्री परिषद अध्यक्ष, ये मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। इसके बाद जो है दंडपाल है, दंडपाल ये पुलिस मंत्री होता था। इसके बाद अंतपाल, अंतपाल मतलब जो सीमा का रक्षक होता था, सीमा मंत्री होता था। जो प्रदेश था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो क्षेत्र था, उन सीमाओं की जानकारी रखता था। उन सीमाओं पर जो अगर कोई अवैध प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं उनके बारे में जानकारी रखता था। इसके बाद था अगला था दुर्गपाल, दुर्गपाल होता था गृह रक्षा मंत्री होता था। वह जो है गृह यानी कि जो आंतरिक स्थिति और बाह्य स्थिति उसके बारे में निगरानी रख रहा था। अगला था नागरिक, उस वो था नगर का जो है शासन अधिकारी होता था। अगला है इम्पोर्टेंट है प्रशासता, प्रशासता होता था, ये प है वो गलत टाइप हो गया है विद्यार्थियों। प्रशासता है राजकीय आज्ञाओं से संबंधित जो मंत्री होता था कि क्या राजा की आज्ञा है उनको प्रसारित करने का जो कार्य करता था वो प्रशासता होता था। इसके अलावा दोवारिक, दोवारिक जो होता था राजद्वार का जो है प्रधान रक्षक होता था। जो दरवाजे का है, दरवाजे में जो बाहर जो मेन दरवाजे से लेकर आंतरिक जो दरवाजे हैं उन दरवाजों का प्रधान रक्षक होता था। इसके अलावा आंतवर्षिक, आंतवर्षिक होता था अंगरक्षकों का प्रधान, कि राजा है, युवराज है, रानियां हैं, महिषियां हैं, जो प्रमुख लोग हैं, कौन कौन से जो है राजा है उसके अंगरक्षकों को कौन कौन कहाँ कहाँ अपॉइंट किए जाएंगे, इनके बारे में जो जानकारी रखता था या व्यवस्था करता था उसे आंतवर्षिक कहा जाता था। इसके अलावा विद्यार्थियों बहुत बार पूछा जा चुका आठविक, आठविक होता था जो है जंगल विभाग का अध्यक्ष होता था। ये जंगल जो चंद्रगुप्त मौर्य के क्षेत्र के अंदर जो जंगल आते थे उन जंगल की जो सीमा है या आंतरिक खनन है या जो जंगल से संबंधित जो भी कार्य अनुमति है उनके बारे में जानकारी रखता था। विद्यार्थियों हमने आपको पूर्व में भी कहा था इन जो प्रमुख जो मंत्री है या पदाधिकारी इसको संयुक्त रूप से तीर्थ कहा जाता है। विद्यार्थियों ध्यान रखिए, आरएस मेंस में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आपके लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं 2 नंबर के प्रश्न के अंतर्गत कि तीर्थ क्या है। तो आप में उसको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना, दिमाग में कोई तीर्थ स्थल को लेकर के दिमाग खराब नहीं करना है। आपको ये जानना है, लिखना है उसे कि मौर्य शासन के अंतर्गत जो प्रमुख पदाधिकारी होते थे वो तीर्थ कहलाते थे, जिनकी संख्या 18 थी। इसको आप कुछ नाम भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से उत्तर आप तब जाके पूर्ण होगा। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये 18 प्रमुख जो अधिकारी है मंत्री परिषद के सदस्य की तरह ही होंगे और इन्हीं में से जो है मंत्रिण जो है नियुक्त होते होंगे। राज्य के उच्च पदाधिकारियों के लिए अमात्य शब्द का भी प्रयोग किया गया है। स्ट्रेबो है, ये काफ़ी बड़े तत्कालीन समय के जो इतिहासकार रहे हैं, इन्हीं की उन्होंने लिखा है कि इन्हीं व्यक्तियों के हाथ में राज्य के पद, न्यायालय तथा संपूर्ण प्रशासन होता था। और कौटिल्य जो है उसका जो अर्थशास्त्र है उसमें उन्होंने कहा है कि ये जितने व्यक्ति थे उनको अध्यक्ष कहा है। ये राज्य की दूसरी श्रेणी के पदाधिकारी थे कि फर्स्ट तो मंत्री थे। स्ट्रेबो ने इन्हें मजिस्ट्रेट के नाम से भी पुकारा है। अर्थशास्त्र में निहित जो है अन्य अध्यक्ष हैं उनकी भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा कोषाध्यक्ष होता था, कोष का अध्यक्ष, अकाराध्यक्ष, अकाराध्यक्ष हैं जो आकर 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 कहते हैं खान को, खान से जो उत्पन्न होने वाली जो धातु है उनका उनकी जानकारी रखना, उनसे संबंधित बातों को जो है राजा तक पहुंचाना, उससे जो फ़ायदा हो रहा है उसको राजा तक पहुंचाना, ये जो कार्य करता था वो आकाराध्यक्ष का होता था। विद्यार्थियों अगला है लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष का मतलब किसी लक्षणों से नहीं है, उसका मतलब है मुद्रा जो पद्धति है उसके अधिकारी है उनसे संबंधित है। इसके अलावा कुप्य अध्यक्ष, कुप्य अध्यक्ष होता था, कुप्य यानी वन्य उपज है उसका निरीक्षक होता था, वो कुप्य अध्यक्ष कहलाता था। इसके अलावा पोतवाध्यक्ष, तोल और माप का जो नियंत्रण अधिकारी होता था कि किसको कम ज़्यादा तो नहीं तोल रहे उस क्षेत्र के अंतर्गत, वह पोतवाध्यक्ष होता था। इसके अलावा आयुध आगार अध्यक्ष होता था, अस्त्र शस्त्र के भंडार की जानकारी रखने वाला, उनकी व्यवस्था करने वाला जो अधिकारी होता था वो आयुधा आगार अध्यक्ष होता था। इसके अलावा शुल्काध्यक्ष,
विभिन्न करों को एकत्र करने वाला जो अधिकारी होता था वो शुल्काध्यक्ष होता था। इसके अलावा सूत्राध्यक्ष कि सूत के जो है काम संबंधी जो कार्य करता था वो सूत्राध्यक्ष होता था। सीताध्यक्ष कृषि से संबंधित जो होता था वो सीताध्यक्ष होता था। सुराध्यक्ष होता था, सुरा पर नियंत्रण रखने वाला जो है वो सुराध्यक्ष है। सूनाध्यक्ष होता था, बूचड़ अधिकार खानों का जो अधिकारी होता था वो सूनाध्यक्ष कहलाता था। इसके अलावा गणिकाध्यक्ष वेश्याओं पर निगरानी रखने वाला जो होता था वो गणिकाध्यक्ष होता था। गणिका यानी वेश्या जो है उनको। और आपको विद्यार्थियों हम बताते हैं आपको कि तत्समय जो है वैश्यावृत्ति का काम है वो उतना निंदनीय नहीं माना जाता था, उसका टैक्स लेने की भी परंपरा होती थी। इसके अलावा नावाध्यक्ष जलमार्गों का जो अध्यक्ष होता था वो नावाध्यक्ष होता था ना। गो अध्यक्ष यानी पालतू पशुओं से संबंधित था। विविता अध्यक्ष यानी गोचर भूमि की व्यवस्था करवाने वाला जो होता था वो विविता अध्यक्ष होता था। मुद्रा अध्यक्ष यानी देश से बाहर जाने वाले लोगों के लिए जो पासपोर्ट की व्यवस्था हो जाती थी उसे मुद्रा अध्यक्ष कहा जाता था। देवता अध्यक्ष देवताओं के मंदिर की जो व्यवस्था रखने वाला अधिकारी होता था वो देवता अध्यक्ष कहलाता था। इसके अलावा मान्य अध्यक्ष, तो मान्य अध्यक्ष जो नापने के विविध साधनों का जो निरीक्षक होता था वो मान्य अध्यक्ष कहलाता था। इसके अलावा पण्य अध्यक्ष, पण्य गृह का प्रधान अधिकारी जो होता था वो पण्य अध्यक्ष कहलाता था। इस प्रकार के जो अधिकारी है उनकी भी जो है मौर्य काल के अंतर्गत व्यवस्था की गई थी। विद्यार्थियों अब इसी क्रम में हम जान लेते हैं मौर्यकालीन जो है प्रांतीय शासन किस प्रकार था। देखिए विद्यार्थियों कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने आपको हमने बताया कि एक विशाल साम्राज्य का गठन किया था और उस युग के अंतर्गत जो शिथिलता आ रही थी प्रशासन में, उस प्रशासन को जो भारत है उसको पहली बार एकीकृत रूप प्रदान किया, उसका श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कितने प्रांत होंगे इसके बारे में हमें निश्चित जानकारी नहीं मिलती है, किंतु अगर हम बात करें अशोक के समय तो अशोक के समय में 5 प्रांतों के अंतर्गत मौर्य जो साम्राज्य है वो विभाजित होते थे, जिसकी जानकारी हमें मौर्यकालीन जो सोर्सेज हैं उनके बारे में उनसे माध्यम से मिलती है। इसी के अंतर्गत विद्यार्थियों सबसे पहले हम जानेंगे जो 5 जो प्रमुख नगर है उसमें से पहला है वह है उत्तरापथ। तो उत्तरापथ विद्यार्थियों जो उत्तर पश्चिमी जो प्रांत था, यानी कि अगर हम बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रशासन था उसमें उत्तर पश्चिमी जो प्रांत था वह उत्तरापथ कहलाता था। और विद्यार्थियों इसकी राजधानी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, उसकी राजधानी थी तक्षशिला। आपको पता है विद्यार्थियों ये तक्षशिला कहाँ स्थिति है वर्तमान में, ये पाकिस्तान के अंतर्गत है और यहाँ पर आपको पता है बौद्ध धर्म का ये एक प्रमुख जो है केंद्र था वो यहाँ पर स्थित था। आपको पता है तक्षशिला एक बहुत बड़ा जो है विश्वविद्यालय के रूप में शिक्षण केंद्र के रूप में भी विख्यात था। इसमें कंबोज, गांधार, कश्मीर, अफगानिस्तान और पंजाब आदि के क्षेत्र क्या थे, शामिल थे। विद्यार्थियों नंबर 2 प्रांत है इम्पोर्टेंट, जिसे मध्य प्रदेश या प्राच्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इम्पोर्टेंट है, इसकी राजधानी क्या थी विद्यार्थियों, पाटलिपुत्र थी। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, इसमें ये क्षेत्र शामिल थे। नंबर 3 है अवंती प्रदेश, ये जो है पश्चिमी राष्ट्र था। इसके अंतर्गत इसकी जो राजधानी थी सबसे पहले वो थी उज्जैनी और इसमें क्षेत्र था गुजरात, काठियावाड़, मालवा, राजपूताना आदि जो प्रदेश है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल थे। चौथा बड़ा प्रांत था कलिंग और इसकी राजधानी थी विद्यार्थियों तोशली। कलिंग युद्ध के बारे में हमने पूर्व का जो वीडियो उसमें विस्तृत से चर्चा कर ली है। अगला जो है विद्यार्थियों इसके अंतर्गत दक्षिणापथ जिसका नाम था दक्षिण प्रांत, इसकी राजधानी क्या थी, सुवर्णगिरी थी और इसमें जो विंध्याचल के दक्षिण का भूभाग क्या था, शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में प्रथम 3 प्रांत में तो निश्चित रूप से रहे होंगे, परंतु अंतिम 2 के बारे में मतभेद है। वैसे बहुत से विद्वानों का मानना है दक्षिण प्रांत भी रहा होगा। कलिंग के बारे में शंका, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कितने प्रांत रहे होंगे, ये विद्वानों के अंतर्गत मतभेदपूर्ण है। तो विद्यार्थियों अगर हम बात करें अशोक के समय में तो अशोक के समय के अंतर्गत 5 प्रमुख प्रांत है। विद्यार्थियों इन 5 प्रमुख प्रांतों की राजधानियां हैं, उनको आप बहुत अच्छे से याद करेंगे क्योंकि राजधानियां एग्जाम में पूछी जाती है। विद्यार्थियों इसके बारे में हम बात करेंगे, जो प्रांतीय प्रशासन है उसी के अंतर्गत हम बताएंगे कि प्रांतों को उप प्रांत में यानी कि शासन प्रबंध के हिसाब से या शासन की
सुविधा के आधार पर इनके उप विभागों के अंतर्गत भी इसको बांटा जाता था। उसके अंतर्गत सबसे पहले है जनपद। तो विद्यार्थियों ये इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से पूछे जाएंगे, क्योंकि नेट में भी इससे संबंधित, नेट आप जानते होंगे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जो एमए के बाद कॉलेज के लिए या रिसर्च के लिए विषय के अंतर्गत, रिसर्च के अंतर्गत जो पढ़ाई की जाती है वह डिग्री रहती है नेट। और उसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछा गया था कि इसका क्रम पूछा गया था कि जो उप प्रांत से लेकर के जो नीचे जो स्थानीय जो शासन है उसके बारे में पूछा गया था। तो विद्यार्थियों आप जानेंगे कि जो उप विभागों में जो बांटा गया था उसका ये भाग इस प्रकार से थे। पहला था जनपद और दूसरा था स्थानीय, यानी कि 800 गांवों का जो समूह होता था वो स्थानीय कहलाता था। और उसके बाद जो है द्रोणामुख, यानी कि 400 गांवों का जो समूह है वो द्रोणामुख कहलाता था। और खरवाटिक 200 गांवों का समूह, संग्रहणम 100 गांवों का समूह और जो है 100 गांवों का समूह संग्रहणम कहलाता था। और 6 गांव अर्थात शासन की मूल इकाई क्या थी, जो है छठा था गांव, और शासन की मूल इकाई गांव थी। दूसरे शब्दों में कहें कि जनपद स्थानीयों में द्रोणमुख और द्रोणमुख खरवाटिकों में और खरवाटिक संग्रहणों में और संग्रहण गांवों में बटे हुए थे। तो विद्यार्थी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि गांव मिलकर के, कई गांव होते थे और कई गांव मिलकर के, यानी 100 गांव मिलकर के संग्रहण बनाते थे। और जो है संग्रहण मिलकर के, या दूसरे शब्दों में कहें कि 200 संग्रहण, हम कहें 2 संग्रहण मिलकर के खरवाटिक बनाते थे, क्योंकि 200 गांवों का समूह होता था। इसके अलावा 2 खरवाटिक मिलकर के द्रोणामुख बनाते थे। और अगर हम बात करें कि जो है 2 द्रोणामुख मिलकर के स्थानीय बनाते थे और कई स्थानीय मिलकर के जनपद का निर्माण होता था। विद्यार्थी इसका क्रम आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। सबसे छोटा गांव, गांव से ऊपर संग्रहणम, संग्रहणम से ऊपर खारवटिक, खारवटिक से ऊपर द्रोणामुख और द्रोणामुख से ऊपर स्थानीय और सर्वे जो ऊपर है जनपद। और अब बात करें हम प्रांतीय सर्वोच्च अधिकारियों की, कि प्रांत का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वह कुमार महामात्र होता था, यानी कि युवराज उस पद के लिए रहता था जिसे वायसराय कहा जाता था। और सामान्य किसी राजवंशीय जो व्यक्ति होता था उसी को इस पद पर क्या किया जाता था, नियुक्त किया जाता था। और उसका जो प्रमुख कार्य होता था प्रांत के अंतर्गत शांति व्यवस्था को बनाए रखना और आवश्यकता पड़ने पर सम्राट की सहायता देना। विद्यार्थियों आपको हम बता दें कि अशोक हैं या बिंदुसार थे या सुसीम है, ये सब क्या थे, प्रांतीय अधिकारी के रूप में सुशोभित थे। कुमार महामात्यों की सहायता के लिए महामात्य तथा अनेक अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी भी होते थे। कुमार महामात्यों को परामर्श देने के लिए जनता के प्रतिनिधि भी होते थे। जनपद का क्या होता था, सर्वोच्च अधिकारी भी होता था, हमने बताया, जिसे समाहर्ता कहा जाता था, जो टैक्स कलेक्ट करता था। इसके अलावा जनपद में सभाएं भी होती थी जो जनपद कहलाती थी। इसके अलावा शासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, ग्राम होती थी। और ग्राम का जो मुखिया होता था, विद्यार्थी अच्छे से ध्यान रखेंगे, उसे ग्रामिक कहा जाता था। और ये जो ग्रामिक होता था विद्यार्थियों, इसकी पोस्ट पर क्या होता था, सामान्यतः गांव के बड़े बूढ़े लोग होते थे वो उसे चुने जाते थे। वे ग्राम सभा की सहायता से गांव का शासन चलाते थे। ग्राम के रीति रिवाज राज्यों के लिए मान्य होते थे और गांव को अपने आंतरिक शासन की पर्याप्त स्वतंत्रता थी कि जो ग्रामिक था वो गांव के संबंध में निर्णय लेने में बहुत उसको आसानी होती थी। तो विद्यार्थियों इस प्रकार जो है प्रांतीय प्रशासन और प्रांत के पश्चात हमने स्थानीय प्रशासन को हमने अच्छे से जान लिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय किस प्रकार की जो शासन प्रणाली थी, प्रांतों को बट करके कहीं जो है उप प्रांत हैं वो बनते थे और प्रांतों पर जो अधिकारी होता था विद्यार्थियों वो युवराज होता था। और युवराज की सहायता के लिए अनेक जो है मंत्री होते थे। और छोटे स्तर पर अगर हम बात करें गांव के स्तर पे, तो जो गांव का मुखिया होता था वो वृद्ध व्यक्ति होता था, ग्रामिक, और उस ग्रामिक के माध्यम से ही शासन व्यवस्था वहाँ पर चलाई जाती थी। और सामान्यतः जो राजा होता था वो गांव के जो कार्य है या गांव के जो फैसले हैं उसमें किसी भी प्रकार का जो है ऐसा कार्य नहीं करता था जिससे जो उन बुजुर्ग है उनकी भावनाएं उसको ठेस लगे। सामान्यतः ग्रामिक जो है उसको अपने कार्यों के अंतर्गत या निर्णय लेने के अंतर्गत क्या होती थी विद्यार्थियों, स्वतंत्रता होती थी। तो ऐसी स्थिति क्या होती थी विद्यार्थियों, जो है प्रांतीय शासन, जो मौर्य शासन के अंतर्गत जो प्रांतीय शासन है वो है जिसने
चंद्रगुप्त मौर्य को एक मजबूत आधार प्रदान किया, पूरे भारत को एक केंद्रीय शासन के अंतर्गत लाना की कोशिश करी, एक एकीकृत जो है भारत है उसको मजबूत बनाने की कोशिश करी। इस प्रकार गांव से लेकर के जो केंद्र तक उसने जो शासन व्यवस्था है उसको पूर्णतः मजबूती से लागू करने का कोशिश की। तभी भी अशोक और अशोक के काफ़ी समय तक, जो अगर हम बात करें 200-250 सालों तक की, इतना अच्छा प्रशासन है वो उसने आधार प्रदान करा। हालांकि अशोक, अगर हम बात कहें धर्म के अलावा जो कुछ निर्बल अधिकारी रहे, उत्तराधिकारी रहे, जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होकर आई। अन्यथा जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो शासन प्रणाली है, हमने कहा कि अंग्रेजों तक उसको अपनाया जा रहा है, तो अत्यंत ही प्रशंसनीय शासन प्रणाली रही होगी।